नाज़रीन, क्या आप जानना चाहते हैं कि इसराइल के एटमी प्रोग्राम का राज कैसे खुला? दुनिया को कैसे मालूम हुआ कि यहूदी रियासत के पास इंतहाई अहम एटमी हथियार बहुत ही बड़े पैमाने पर मौजूद हैं? तो ये वीडियो जरूर देखें। इसराइल ने तो आज तक अपने एटमी प्रोग्राम पर कोई बात तक नहीं की। अगर एक शख्स अपना मुंह नहीं खोलता तो दुनिया को कभी मालूम नहीं हो सकता था कि यहूदी रियासत एटमी हथियार बना चुकी है। ये शख्स आखिर कौन था? एटमी प्रोग्राम का राज दुनिया के सामने उसने कैसे फाश किया? ये राज फाश करने वाला कैसे अपनी जान पर खेल गया और इजराइल ने इसके साथ आखिर में क्या सलूक किया? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी बात आपको समझ आ सके। इसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। इसराइल के बारे में दुनिया को बहुत पहले से ये शक हो गया था कि यहूदी रियासत एटमी हथियार बना रही है। 1967 यानी 1967 में इसराइल ने जब अरब मुमालिक मिस्र, उर्दन और शाम पर हमला किया तो इसे शिकस्त का बहुत ज्यादा खौफ था। इस खौफ से बचने के लिए इसराइल ने यह तय किया था कि अगर इसे शिकस्त होने लगी तो वो मिस्र के इलाके सहराए सीना में एक छोटा सा एटमी धमाका करके अरबों को खौफ ज़दा कर देगा। इस तरह अरब फौजें इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई करना बंद कर देंगी। इस तरह इसराइली रियासत शिकस्त से बच जाएगी, बल्कि वो जंग में फतह का ऐलान कर सकेगी। लेकिन इसराइल को ये एटमी धमाके करने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि इसकी फौज ने महज 6 दिन के अंदर अंदर अरबों को शिकस्त से दो चार कर दिया था। इसराइली फौज ने बरतानवी, अमरीकी और फ्रांसीसी असलहे की मदद से सहराए सीना, मगरबी किनारे, बैतुल मकदस और शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इस तरह एटमी हथियार इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई और ये मंसूबा यहीं खत्म हो गया। लेकिन अरबों समेत पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसे सिग्नल मिलने लगे थे कि इसराइल एटमी हथियार बना चुका है और इसने अरबों के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल करने का फैसला भी किया था। लेकिन इन इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास अभी इसका कोई सबूत नहीं था। अभी इन मुल्कों के एजेंट्स मालूमात जमा करने में लगे थे कि एक शख्स सामने आया और उसने पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। इस शख्स का नाम मोर्देचाई वनानो था। इसकी खूबी यह थी कि इसराइल के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक सबसे ऑथेंटिक मालूमात इसी के पास थी। इससे बेहतर मालूमात कोई और दे ही नहीं सकता था। इसकी वजह यह थी कि ये शख्स खुद भी इसराइली एटमी प्रोग्राम में काम कर चुका था। अब ये मोर्देचाई वनानो कौन था और इसराइल के एटमी प्रोग्राम से इसका आखिर क्या ताल्लुक था? नुक्ता के नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोर्देचाई वनानो एक यहूदी था जिसकी फैमिली 1963 यानी 1963 में मराकश से हिजरत करके फ्रांस के रास्ते इसराइल पहुंची थी। मोर्देचाई वनानो भी मराकश में ही पैदा हुआ था। इसराइल में ये लोग यहूदी बस्ती बेरशिबा में सेटल हो गए। यहाँ मोर्देचाई ने इसराइली फौज ज्वाइन कर ली। वो यहूदी फौज की कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट में काम करता रहा। वो बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने का काम करता था। उसने 1973 यानी 1973 की अरब इजराइल जंग में भी हिस्सा लिया। इसके बाद इसने फौज छोड़कर तल अबीब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ी और फिर 1976 में उसने इसराइल के अहम तरीन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर नकीब न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जॉब कर ली। यह रिसर्च सेंटर इसराइली शहर दिमोना के जनूब में वाक़ था। यहाँ उसका एक तवील इंटरव्यू लिया गया और उससे ये हलफ भी लिया गया कि वो इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो कुछ देखेगा उसे किसी और शख्स को नहीं बताएगा, सारी मालूमात को खुफिया रखेगा। मोर्देचाई वनानो ने ये हलफ उठा लिया और इसे इस सेंटर में काम करने का मौका मिल गया। इसे सेंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बड़ी भरपूर ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा इसे फर्स्ट एड और फायर ड्रिल भी कराई गई। जब उसने सारे टेस्ट पास कर लिए तो उसे न्यूक्लियर प्लांट का टेक्नीशियन बना लिया गया। उसने अपनी मेहनत से तरक्की की और शिफ्ट मैनेजर भी बन गया। उसे अलाउंसेस भी मिलते थे और बड़ी अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। लेकिन मोर्देचाई खुश नहीं था, क्योंकि वो इस प्लांट में जो कुछ देख रहा था वो उसके ज़मीर को कचोके लगा रहा था। इस प्लांट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो इसके ख्याल में गैर कानूनी था और इंसानियत के खिलाफ था। बात दरअसल ये थी कि इस प्लांट में एटमी हथियार तैयार हो रहे थे, जबकि इसराइल इस बात को दुनिया से छुपा रहा था।
लेकिन मोर्दिचाई वनानो के ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि यहूदी रियासत दुनिया को इस तरह धोखा दे। उसने फैसला कर लिया कि वो इस राज को दुनिया के सामने ला कर रहेगा, खा उसे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वो जानता था कि इस राज को खोलने में जान का खतरा भी है। इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद एक खतरनाक एजेंसी है जो दुनिया भर में अपने दुश्मनों को मारने के लिए बदनाम है। ये एजेंसी मोर्दिचाई को भी कत्ल कर सकती थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो ये रिस्क भी लेगा और दुनिया को ये सारी मालूमात फराहम करेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इस्राएली प्लांट के अंदर की तमाम खुफिया मालूमात की रिकॉर्डिंग हासिल की जाती या तस्वीरें ली जाती। लेकिन एटमी प्लांट के अंदर किसी को कैमरा ले जाने की इजाज़त तक नहीं थी। इस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स भी मौजूद नहीं थे। अगर होते भी तो इसराइल अपने अहम तरीन प्लांट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जाने देता। इसलिए मोर्दिचाई बहुत परेशान था, लेकिन वो भी अपनी धुन का पक्का साबित हुआ। उसने पहले तो एक कैमरा लिया और इसमें से फिल्म निकालकर खाली कैमरा किसी न किसी तरह छुप छुपा कर प्लांट के अंदर ले गया। इस कैमरे को उसने प्लांट के अंदर एक महफूज जगह पर छुपा दिया। इसके बाद वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके बाहर आया। अगले रोज़ जब वो दोबारा प्लांट में गया तो कैमरे की फिल्म भी अपने सूट में छुपा कर साथ ले गया। अब चूंकि वो शिफ्ट मैनेजर था और तवील अरसे से प्लांट पर काम कर रहा था, इसलिए उसकी ज्यादा सख्ती से तलाशी नहीं ली जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सिक्योरिटी गार्ड ने इसे बस सरसरी सा चेक किया। यूं मोर्दिचाई प्लांट में दाखिल होने में कामयाब हो गया। अब अगला मरहला तस्वीर लेने का था, लेकिन ये बहुत आसान साबित हुआ। शिफ्ट इंचार्ज होने की वजह से मोर्दिचाई को प्लांट के अहम हिस्सों तक रसाई हासिल थी। उसने यहाँ की तस्वीर भी बना ली। उसने कम से कम 57 यानी 57 पिक्चर्स कैप्चर की। हथियारों की तैयारी के लिए तापकार मवाद निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात की तस्वीर और दूसरी साथ ही थर्मोन्यूक्लियर आलात की लेबॉर्ट्री मॉडल्स की तस्वीर। इन सब की तस्वीर बहुत एहतियात से बनाने के बाद वो कैमरा दोबारा अपने सूट में छुपाकर प्लांट से बाहर निकल गया। वापसी पर भी गार्ड्स ने उसे ज्यादा चेक नहीं किया। प्लांट से बाहर निकलते ही मोर्दिचाई ने इन तस्वीर और इस स्टोरी को दुनिया के साथ शेयर करने का फौरी फैसला कर लिया। लेकिन इस दौरान इस्राएली सिक्योरिटी एजेंसीज को भी शायद उस पर शक हो गया था। उसे मालूम नहीं हो सका कि उसकी खुफिया निगरानी भी हो रही थी। प्लांट के अंदर उसके अफसरों का रवैया भी मोर्दिचाई के साथ बदल गया था। अब वो इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने मोर्दिचाई को हसास इंस्टॉलेशन से हटाकर ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जहां ज़्यादा अहम मशीनरी मौजूद नहीं थी। मोर्दिचाई भी शायद समझ गया था कि इसे जल्द अज जल्द ये मालूमात किसी के साथ शेयर करना होंगी, क्योंकि उसका राज खुलने वाला था। उसने 27 अक्टूबर 1985 के दिन अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। ये बात कहने के लिए उसके पास सबसे अच्छा सोर्स मीडिया था और बरतानवी मीडिया से बेहतर इसे कोई और मीडिया नहीं लगा। मोर्दिचाई ने बरतानवी अखबार संडे टाइम्स से रब्ता किया। कुछ दिन की कोशिशों के बाद उसे कामयाबी मिल गई। वो संडे टाइम्स के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर पीटर होनाम से रब्ता करने में कामयाब हो गया। जब उसने पीटर होनाम को बताया कि उसके पास कितनी बड़ी स्टोरी है तो होनाम फौरन तैयार हो गया। लेकिन उनकी मुलाकात इजराइल में होना खतरनाक थी। इस तरह वो इस्राएली एजेंसियों की नज़र में आ सकते थे। इसलिए दोनों ने यह तय किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात करेंगे। अगस्त 1986 में मोर्दिचाई ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पीटर होनाम ने भी लंदन से फ्लाइट पकड़ी और ऑस्ट्रेलिया आ पहुंचा। दोनों ने मुलाकात की तो होनाम को हैरत का एक झटका लगा। पीटर होनाम ने बाद में बीबीसी को बताया कि मोर्दिचाई को पहली बार देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। दरअसल मोर्दिचाई की शख्सियत में कोई ऐसी बात नहीं थी जो इसे एक पढ़ा लिखा और ज़बरदस्त एटमी साइंसदान जाहिर करती हो। होनाम के मुताबिक वो इस शख्स की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से हैरान रह गया जिसने ये मालूमात अफशा की थी। होनाम कहता है कि जब मैंने वनानो को वहाँ खड़ा देखा, एक छोटा सा दुबला पतला किसी हद तक गंजा शख्स जिसमें खुद एतमादी की कमी थी, जो बहुत आम कपड़ों में मलबूस था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जौहरी साइंसदान भी हो सकता है। इसने मजीद कहा कि वो इस फैसले की ताकत से मुतासिर हुआ जो मोर्दिचाई ने दुनिया को बताने के लिए किया था कि उन्होंने दिमोना तनसीब के अंदर आखिर क्या क्या कुछ देखा। ऑस्ट्रेलिया में होनाम और मोर्दिचाई की मुलाकात कामयाब रही। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था। होनाम को यकीन हो गया कि मोर्दिचाई के पास वाकई ही एक बड़ी स्टोरी है। पूरी तरह तसल्ली करने के बाद उसने लंदन में अपने अखबार के एडिटर से रब्ता करके उन्हें सूरत हाल से आगाह किया।
वो चाहता तो ऑस्ट्रेलिया में ही सारी मालूमात लेकर लंदन लौट सकता था, लेकिन एडिटर ने उससे कहा कि आप मोर्दिचाई को लेकर लंदन आएं। इसके बाद ही इस स्टोरी पर मजीद काम हो सकेगा। होनाम को जल्दी थी क्योंकि किसी भी वक्त इजरायली इंटेलिजेंस उन तक पहुंच सकती थी। इसे पूरा यकीन था कि मोर्दिचाई की जिंदगी सख्त खतरे में है, क्योंकि इस शख्स के पास जो मालूमात थीं उन्हें मीडिया तक पहुंचने से रोकने के लिए कोई भी उसकी जान ले सकता था। इसलिए होनाम ने मोर्दिचाई को बार बार मोहतात रहने की हिदायत की। इसके साथ ही उसने मोर्दिचाई को अपने एडिटर का हुक्म भी सुना दिया कि आपको लंदन आना होगा। मोर्दिचाई को भी अंदाजा हो रहा था कि लंदन जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो फिर भी राजी हो गया। होनाम ने अखबार के एडिटर से बातचीत करके ये तय किया कि मोर्दिचाई को लंदन में नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि उसे लंदन शहर से दूर किसी खुफिया और पुरसकून मकाम पर ठहराया जाएगा जहां ज्यादा रश नहीं होगा और इसे कोई भी खतरा नहीं होगा। सिक्योरिटी की मुकम्मल यकीन दहानी के बाद मोर्दिचाई को लंदन ले जाया गया। अखबार के मालिकान ने अपने वादे के मुताबिक मोर्दिचाई को शहर से दूर एक पुरसकून जगह पर खुफिया रिहाइश दे दी। यहाँ मोर्दिचाई को बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था। इस दौरान होनाम की इससे मुलाकातें जारी रहीं और एटमी प्रोग्राम के बारे में स्टोरी पर तेजी से काम शुरू हो गया। पीटर होनाम ने BBC को बताया कि हम तनाव और थकावट की हालत में थे। वहाँ मौजूद ज्यादातर साथियों ने कभी इतनी बड़ी स्टोरी पर काम नहीं किया था, लेकिन जब मोर्दिचाई और होनाम ये स्टोरी तैयार कर रहे थे तो इस्राएली इंटेलिजेंस भी मोर्दिचाई को तलाश कर रही थी। उन्हें मालूम था कि मोर्दिचाई लंदन पहुंच चुका है। इसके एजेंट्स लंदन में मोर्दिचाई को ढूंढ रहे थे। मोर्दिचाई को भी खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि वो जिस जगह रह रहा था वहां वो तन्हा था। उसे खतरा था कि इसे नुकसान पहुंचाया गया तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। इसलिए उसने होनाम से दरखास्त की कि मुझे लंदन शहर में ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हों। होनाम ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था कि मोर्दिचाई को आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन मोर्दिचाई की जिद के आगे उसने हथियार डाल दिए और लंदन के एक होटल में कमरा बुक कर लिया। लेकिन साथ ही साथ वो मोर्दिचाई को हिदायत भी करता रहा कि वो अपने कमरे से कम निकले और ज्यादा लोगों से घुलने मिलने से भी गुरेज करे। लेकिन होनाम को जिस बात का खौफ था वही हुआ। मोर्दिचाई होटल के कमरे में बंद होकर नहीं बैठ सका। वो अक्सर अपने कमरे से बाहर निकलकर शहर की सड़कों पर घूमना फिरना शुरू कर देता। इस्राएली एजेंट्स ने उसे न सिर्फ तलाश कर लिया बल्कि इसे ट्रैप करने का एक सॉलिड प्लान भी बना लिया। उन्होंने मोर्दिचाई के लिए हनी ट्रैप इस्तेमाल किया, यानी एक औरत को भेजा। ये औरत एक टूरिस्ट की रूप में लंदन की सड़क पर मोर्दिचाई से यूं मिली जैसे वो इत्तफाकिया तौर पर टकरा गए हों। मोर्दिचाई इससे मुतासिर हो गया और उसे अपना दिल दे बैठा और उसे अपने साथ फिल्म देखने की दावत भी दे दी। फिल्म देखने के दौरान वो दोनों और ज्यादा फ्रैंक होने लगे। मोर्दिचाई को एहसास तक न हुआ कि वो पूरी तरह से इस्राएली एजेंट्स के ट्रैप में फंस चुका है। वो जिस खातून को अपना दोस्त समझ रहा था वो दरअसल मोसाद की एजेंट शेरिल बेंतोफ थी। उसने मोर्दिचाई से कहा कि तुम मेरे साथ छुट्टियां मनाने इटली के दारुल हुकूमत रोम चलो। मोर्दिचाई इस बुरी तरह से हनी ट्रैप में फंस चुका था कि वो इनकार नहीं कर सका। इस दौरान रिपोर्टर होनाम ने उसे खबरदार भी किया कि तुम मोहतात रहो। होनाम को इतनी परेशानी हो गई थी कि उसने मोर्दिचाई से कहा, मुझे दिन में 2 बार फोन करो ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम खैरियत से हो। लेकिन मोर्दिचाई ने कोई परवाह नहीं की। शेरिल बेंतोफ के साथ रोम जाने से पहले उसने सिर्फ फोन पर होनाम से कहा कि मैं इंग्लैंड के शुमाल में जा रहा हूँ, मेरी फिक्र ना करना। सहाफी होनाम ने वनानों से कहा कि सुनो, आप जो भी करें मुझे दिन में 2 बार कॉल करें ताकि मुझे यकीन हो सके कि आप ठीक हैं। ये इन दोनों की आखिरी फोन कॉल थी। इसके बाद मोर्दिचाई से उसका कोई राब्ता नहीं हो सका। इधर मोर्दिचाई रोम पहुंचा जहां मोसाद के एजेंट्स पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने पूरा जाल बिछा रखा था। मोर्दिचाई को एक दवा के जरिए बेहोश करके वो उसे रोम से निकालकर समुंदर के रास्ते इजराइल ले गए जहां उसका ट्रायल होना था। मोर्दिचाई को 30 सितंबर को अगवा किया गया था। चंद रोज बाद 5 अक्टूबर 1986 को संडे टाइम्स ने मोर्दिचाई की दी हुई मालूमात की बिना पर इजरायली एटमी प्रोग्राम पर न्यूज़ रिपोर्ट शाया कर दी। ये ब्रिटिश जर्नलिज्म की हिस्ट्री में अहम तरीन तहकीकाती मजमून था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस मजमून का उन्वान था राज अफशा इसराइल का
जौहरी असलहा। अखबार ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में यह नतीजा अखज़ किया कि इसराइल दुनिया की छठी सबसे बड़ी जौहरी ताकत बन गया है। यहूदी रियासत के पास मौजूद एटमी हथियारों की तादाद का अंदाजा 200 लगाया गया, यानी इसराइल के पास 1986 में 200 एटॉमिक बॉम्ब्स मौजूद थे। इस मजमून के शाया होने के कुछ दिन बाद इजरायली हुकूमत ने इंकशाफ किया कि मोर्दिचाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइल की जेल से मुंतकली के दौरान मोर्दिचाई ने अपने अगवा की कुछ तफसीलात अपने हाथ की हथेली पर लिखी, फिर इसे गाड़ी की खिड़की के करीब किया ताकि वहां मौजूद सहाफ़ी मालूमात देख सकें। इनमें ये बात लिखी थी कि मोसाद की एजेंट शेरिल बेंतौफ ने उसे अगवा कराया है। मोर्दिचाई पर मार्च 1987 में गद्दारी और जासूसी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया। उसे 18 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें आधे से ज़्यादा वक्त कैद तन्हाई में उसे गुजारना पड़ा, लेकिन जेल में वो भी अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहता रहा। उसने जेल से रिकॉर्ड किए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो दुनिया को बताना चाहता था कि आखिर इजराइल में क्या हो रहा है। ये गद्दारी नहीं, ये उस हकीकत को जाहिर कर रहा है कि ये सब इजराइल की पॉलिसियों के खिलाफ है। अप्रैल 2004 में उसे रिहा किया गया, लेकिन इजराइल छोड़कर जाने की इजाज़त उसे आज तक नहीं मिली। इसे कुछ शराइत के तहत रिहा किया गया था, जिनकी खिलाफ वर्जी पर इसे कई बार दोबारा जेल भेजा गया। 2009 में जेल जाते हुए उसने ये चीख कर कहा, तुमने 18 साल में मुझसे कुछ नहीं लिया और तुम्हें 3 महीने में कुछ नहीं मिलेगा। इसराइल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप पाकिस्तान के पास मौजूद चाइनीज़ हथियारों, पाकिस्तान, इसराइल और भारत की फौजी ताकतों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ये लिंक स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन पर क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।